गाइस, इट्स मी रियाना। वेलकम यू ऑल टू स्टेप अप अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हमारे सिलेबस का, जो कि होगा स्टाफिंग। ओके, अभी तक वी हैव बीन डूइंग ग्रेट। ठीक है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो मतलब आपके कंसेप्ट हो रहे हैं क्लियर। ठीक है, ये रहेगा रोड मैप चैप्टर का। इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे हम, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ठीक है, अब याद किस किस को है? फलाना फलाना ढिमकाना कंपनी जो अपन ने बनाई थी प्लानिंग के समय। ठीक है, जिसका सीईओ कौन था? रामलाल। रामलाल ने कंपनी बनानी थी, ठीक है, फला फला ढिमकाना को, जो क्या बेच रही थी? गोलगप्पे। कैसे? एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से उसके ठेले लग रहे थे बहुत तरह तरह के, हर एक जगह पे, पूरी सिटी में। राइट, उसने क्या कर लिया था? उसने कर ली थी प्लानिंग कि भैया मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरी कंपनी क्या क्या काम करेगी, सब पूरा प्लान लेआउट करा था उसने, पॉलिसीज बना ली, प्रोग्राम बना लिए, उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट उसने किया ऑर्गेनाइज कि मेरे को मेरी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह से क्या क्या जॉब पोजीशन वगैरह मैं रखूंगा, या फिर क्या स्ट्रक्चर, क्या स्केलेटन रहेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए, किसको कितनी पानी पूरी देनी है, किस एरिया में ज्यादा देनी, किस एरिया में कम देनी है, याडा याडा याडा। अब उसने कहा भैया ये सब तो हो गया, लेकिन मेरे जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज कौन करेगा? ठीक है, आटा कौन गूंदेगा, पूड़ियां कौन बनाएगा, पानी कौन बनाएगा, बेचेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको चाहिए लोग जो उसका काम करेंगे। राइट, तो उसके मन में आए कुछ सवाल। ठीक है, क्या सवाल आए रामलाल के मन में? सबसे पहले, Who will operate the physical resources? जो भी मैं रिसोर्सेस लगाता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा मशीनरी में, प्लांट्स में, जो भी रिसोर्सेस है मेरे, इवन फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कौन मैनेज करेगा? कौन गल्ले पे बैठेगा? कौन देखेगा कौन पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल आर नीडेड। मैं इतनी ब्रांचेस खोल रहा हूँ, मैं सपोज 5 ब्रांच खोल रहा हूँ, अब उसमें मेरे को कितने लोगों की जरूरत है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आया हु इज सुटेबल फॉर विच जॉब। हर एक ब्रांच में अलग अलग जॉब पोजीशंस होगी, एक अकाउंट्स देखेगा, एक प्रोडक्शन देखेगा, ठीक है, एक मार्केटिंग देखेगा, प्रमोशन देखेगा, एक कस्टमर सर्विस करेगा, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखेगा। तो मेरे को किस तरह के लोग हर एक जॉब पोजीशन के लिए चाहिए होंगे? लास्ट क्वेश्चन, हु विल सुपरवाइज द एंटायर वर्क फ्लोर। पूरा वर्क फ्लोर का मैनेजर किस तरह का चाहिए मेरे को, कौन सुपरवाइज करेगा? तो ऐसे ना बहुत सारे पंचायती क्वेश्चन आ रहे हैं रामलाल के मन में। ठीक है, अब क्या रामलाल को सपना आएगा कि भैया एक आई थी परी मेरे सपने में, बोली ए तेरे को ना इतनी चीजें चाहिए, इतने लोग चाहिए? नहीं, रामलाल को करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत, और वो करेगा क्या फंक्शन परफॉर्म? स्टाफिंग का फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ी कहानी क्लियर हुई? स्टाफिंग फंक्शन क्या कहता होगा? स्टाफ, लोग, ह्यूमन रिसोर्स जो एक्चुअली में काम करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ रीड ऑफ द डेफिनेशन। Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the positions in the organizational structure. डेफिनेशन सर के ऊपर से चली गई, देसी भाषा में समझो। क्या कहा जा रहा? स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, जहां पे जॉब पोजीशंस, एक जॉब पोजीशन बनाई आपने मैनेजर की, एक जॉब पोजीशन बनाई आपने सब मैनेजर की, इनको फिल करना लोगों से। ठीक है, एक मैनेजर को आप बिठाओगे ना, आप जॉब पोजीशन बना के छोड़ तो नहीं दोगे, खाली कैबिन रखा है, वहां पे इंसान बिठाओगे ना आप, एम्प्लॉय को, उन्हें फिल कराना एंड कीपिंग देम फिल्ड। ये इंश्योर करना कि जिस इंसान को आपने एज अ मैनेजर अपॉइंट किया वो मैनेजर बना रहे, वो हमारे साथ जुड़ा रहे। ठीक है, उसका ख्याल रखना, उसको देखना उसे प्रॉपर सैलरी मिल रही है कि नहीं, उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी है कि नहीं। ये फंक्शन क्या है? स्टाफिंग। ये सब किस में आता है? स्टाफिंग फंक्शन में। नेक्स्ट देखो, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही इंसान को सही जॉब के लिए रिक्रूट करना। रिक्रूट मतलब अपन पढ़ेंगे, ये बड़ा सा शब्द जो आ गया, रिक्रूट मतलब लोगों को सिलेक्ट करना, उनको चुनना। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना, सिलेक्शन भी एक डिफरेंट टर्म है, आगे पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हो आप, अभी सिर्फ रीड करो, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उन सब पे अगर आप ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो मतलब आप स्टाफिंग फंक्शन मोटा मोटी उन पे परफॉर्म कर रहे हो। राइट, अब इसकी अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज स्टाफिंग, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया, क्या डेफिनेशन लिखोगे? ये वाली अल्टीमेट डेफिनेशन है, सच्ची डेफिनेशन नहीं है। क्या बोल रही डेफिनेशन?
फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हमें बनाना है एक ईंट की दीवार, तो क्या तुम ईंटा की दीवार खुद से बना लोगे? जाके बैठ गए ये गमछा वमछा बांध के लगे दीवार बनाने? नहीं। तुम क्या करोगे? एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो इस काम में एक्सपर्ट होगा। क्यों चाहिए तुमको एक्सपर्ट लोग? सबसे पहले वो वेस्टेज नहीं करेंगे तुम्हारे सामान की, दूसरा उन्हें टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो एक ही काम को बार 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 कितने इयर्स से करते आ रहे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइन में प्रो हो चुके हैं। बट तुम नूब हो, या कोई और बंदा जो उस स्किल को नहीं जानता वो नूब है। तुम गए किसके पास? चंदू भैया के पास। तुमने, चंदू भैया आप गजब की मेसनरी जानते हो, आप गजब के मेसन हो, आप हमारी ना दीवार खड़ी कर दो। चंदू भैया ने कहा ठीक है, हम जल्दी से खड़ी कर देंगे आपकी दीवार। चंदू भैया को आपने लगा दिया काम पे। चंदू भैया ने गजब एफिशिएंसी से काम किया। क्यों? क्योंकि ही वॉज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। दीवार आज बनानी, अगले साल जाके ढूंढो तुम चंदू भैया को, क्या मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? नहीं। आज के समय में आज राइट टाइम है और आज तुम्हें राइट जॉब पे राइट पर्सन चाहिए, तो तुम्हें किससे मिलेगा? वो स्टाफिंग फंक्शन से। क्लियर हुआ? चलो भैया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अब अपन। समझ में आया कंसेप्ट स्टाफिंग का क्या होता है? किस पे एम्फेसिस दे रही है माई डेफिनेशन? इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला फंक्शन है या सबसे मेन फंक्शन है जो कि ह्यूमन रिसोर्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। ठीक है, क्या प्लानिंग में आप कर रहे थे? क्या ऑर्गेनाइजिंग में आप कर रहे थे? नहीं, स्टाफिंग में आप करते हो। राइट, नेक्स्ट देखो, फंक्शन दैट मेक्स श्योर एसेट्स वर्क। ये इकलौता फंक्शन है जो मेक श्योर करता है कि आपके एसेट्स, फिजिकल एसेट्स सही से काम करें। ठीक है, क्योंकि बाकी फंक्शंस में आप क्या कर रहे थे? आप पेपर वर्क कर रहे थे, यहाँ पे आप एक्चुअली फील्ड वर्क कर रहे हो। राइट, it assesses the number and types of employees an organization requires. स्टाफिंग फंक्शन में आप तय करते हो कि आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। प्लेसेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जिसके लिए जो जॉब बना है उस स्किल सेट का, उस रिक्वायरमेंट का बंदा आप उस सही जॉब पे प्लेस करोगे। समझ में आया? तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट देखो, अब इतना लंबा चौड़ा चैप्टर हमारी बुक में दे दिया है। क्यों दिया है? स्टाफिंग का अपन कंसेप्ट समझ के खत्म करो ना? नहीं, स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? स्टाफिंग। इसीलिए अपन इसकी इंपॉर्टेंस जरा पढ़ लें, ठीक है, ताकि अपन को दिमाग में आए कि हाँ क्यों जरूरी है स्टाफिंग। सबसे पहले देखो, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट, लायक। जॉब, आपने एक स्केलेटन बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी। आपने बोला यहाँ पे काम करेगा फाइनेंस वाला, यहाँ पे मार्केटिंग वाला काम करेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन वाला काम करेगा, यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला काम करेगा। ठीक है, काम करेगा मतलब बंदा ही तो करेगा ना। तो सही इंसान, मार्केटिंग वाले इंसान को मार्केटिंग में बिठाना, फाइनेंस वाले को फाइनेंस में बिठाना, इस वाले को इसमें बिठाना है। ये यहाँ किसका काम है? स्टाफिंग का। आप क्या कर रहे हो? स्किल एंड रिक्वायरमेंट, इन दोनों को मैच करा रहे हो। जो पर्सन स्किल पोजेस कर रहा है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हमको, उस पे अगर उस स्किल सेट के पर्सन को सही उस जॉब डेजिग्नेशन तक पहुंचाना है तो आप स्टाफिंग करोगे। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग। कॉम्पिटेंट पर्सनल ढूंढना। आप ये सोचा, अभी अपन ने चंदू भाई के पास गए थे कि चंदू भाई आप दीवार बना दो। वहीं अगर अपन आप हलवाई के पास जाके बोले ओ भैया तुम गुलाब जामुन छोड़ो, तुम आज दीवार खड़ी कर दो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उस लायक नहीं है वो। नंबर 1 आ गई, इंपॉर्टेंस क्लियर हुई इसकी। नेक्स्ट देखो, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। आपने चूज तो कर लिया, आपने ये तय कर लिया कि हाँ तुम्हारे में स्किल है, तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सही काम कर पाओगे? मतलब समझो, अभी जैसे अपन ने बोला हलवाई का काम हलवाई करेगा, मेसनरी का काम मेसन करेगा, ठीक है, कारपेंटर का काम कारपेंटर करेगा। राइट, सही बंदे को सही जॉब पे प्लेस करना है फंक्शन ऑफ व्हाट? स्टाफिंग। ठीक है, इट इज अ जॉब ऑफ स्टाफिंग। मैनेजर ये जॉब परफॉर्म करता है स्टाफिंग फंक्शन में। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ऑब्वियसली अगर आपने सही इंसान को सही जॉब डेजिग्नेशन दिया, सही जॉब प्रोफाइल दी, तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेस्ट का काम है, उसकी स्किल का काम है, वो वही काम सालों से कर रहा है, उस काम में वो एक्सपर्ट है। क्या लाएगा वो अपने काम में? एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी आई मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। क्यों, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम, टाइम का वेस्टेज कम, कॉस्ट आपकी कम। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो प्रॉफिट ज्यादा तो ग्रोथ। आया समझ में लॉजिक। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अभी अपन ने देखा एफिशिएंसी आएगी तो क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट आपकी कम लगेगी, वेस्टेज आपका कम होगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, हेल्प्स इन कंपीटिंग। अब मार्केट में आप अगर एक बिजनेस डाल रहे हो तो आप इकलौते तो नहीं हो बिजनेस रन करने वाले, आपके जैसे कितने हजारों लोग हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट कौन बनाता है, आपके यहाँ काम करने वाले लोग, ठीक है। तो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, ग्रो करना है मार्केट में। आपने एग्जाम्पल समझो, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बी, ठीक है। दोनों ही क्या है, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। ये क्या करती हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स इनके पास आते हैं उनको आइडियाज देती है या उनको फंड्स देती है, उनको गाइड करती है कि ऐसे ऐसे कंपनी बनाओ, ये कंपनी बनाओ, आपको ये गवर्नमेंट से प्रोग्राम मिलेगा, ये पॉलिसी, ये सब्सिडीज है, याडा याडा याडा, ठीक है। ए के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वाह बहुत शानदार, इनसे अच्छी कंसल्टेंसी कोई दे नहीं सकता और हर फील्ड की नॉलेज है इनको। बी के यहाँ वही जो एम्प्लॉयज हैं वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि उन्हें सिर्फ लिमिटेड फील्ड्स की नॉलेज है। ओके, कस्टमर्स गए ए के पास गया हमारा कस्टमर, ए से उसने सर्विस ली, उसने बोला कि मेरे को कंसल्टेंसी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंपनी खोल लूँ। ए ने उसे बेहतरीन कंसल्टेंसी दी। वहीं वो गया बी के पास, बी ने उसे बोला कि नहीं आप इसमें मत जाओ, इसमें स्कोप नहीं है और आप ना फार्मिंग करो। अरे क्यों करो भैया, वो जब आइडिया लेके आया है आपके पास वेब डेवलपमेंट कंपनी का, तो आप या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का, तो आप उसे फार्मिंग की क्यों दे रहे हो नॉलेज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बाकियों के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई इनके यहाँ मत जाना, गलत कंसल्टेंसी देते, ए के यहाँ जाना। क्यों गया वो ए के यहाँ, क्योंकि वहां के जो लोग थे उन्होंने उसे बेस्ट सर्विस दी। तो एट द एंड ऑफ द डे हु मैटर्स द मोस्ट, द एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स से। एम्प्लॉय ही वो चेन है जो डायरेक्टली वन ऑन वन कम्युनिकेशन करती है आपके कंज्यूमर से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसीलिए ये हेल्प करता है कंपीट करने में। क्या होगा, कुछ समय बाद भी बंद हो जाएगी कंपनी, क्यों, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज जो है इतने खराब है कि वो सर्विसेज से प्रोवाइड नहीं करते ढंग से, तो इनके पास कोई जाएगा ही नहीं। एम्प्लॉयज किनके अच्छे हैं, यहाँ एम्प्लॉयज क्या है, स्टाफ, किससे मिलते हैं, स्टाफिंग फंक्शन से। आया समझ में आया। ओके चलो नेक्स्ट देखो, improves जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, अपनी जॉब से आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि मैं अगर एफर्ट्स दे रहा हूं तो मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मैं अगर बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूं तो मेरे को शाबाशी दी जा रही है, ठीक है, मेरे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कराई जा रही है, मेरा ख्याल रखा जा रहा है, मेरे बच्चों की एजुकेशन भी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है कंपनी। तो जॉब सेटिस्फैक्शन आता है, सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द जॉब। An employee is happy with the job, उसे मजा आ रहा है काम करने में, उसे ये नहीं फील हो रहा कि यार मैं कब 5 बजे छुट्टी होए मैं घर भागूं, ठीक है। तो स्टाफिंग फंक्शन में ये पूरा ख्याल रखा जाता है एम्प्लॉय का। इससे क्या होता है, उनका मोरल बूस्ट होगा, वो और एकदम अपना समझ के बिल्कुल एकदम जिगरा निकाल के काम करेंगे अपना। ओके नेक्स्ट देखो, इट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, मेन मुद्दा क्या है, लोगों को चूज कर रहे हो ना, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहे हो। एम्प्लॉयज ही क्या करेंगे, बाकी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग भी वही करेंगे, ऑर्गेनाइज भी वही करेंगे, डायरेक्टिंग भी वही करेंगे, कंट्रोलिंग भी वही करेंगे। तो अगर ये सारे फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म करने हैं, सही बंदे चूज करने पड़ेंगे। सही बंदे कहाँ चूज करोगे, स्टाफिंग फंक्शन में। क्लियर हुआ। सो इट इज द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। यहां हो गई ये कथा खत्म। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अपन ने कर लिया है खत्म। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अपन बहुत सुनते हैं, एचआरएम एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। तो है क्या चीज, जल्दी से समझे अपन, रीड विद मी। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट process which develops and manages the human elements of the enterprise considering their knowledge, skill, creativity, talents and potentials for contributing towards the organization. एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में भर्ती होता है, ठीक है, एक कंपनी से जुड़ता है, एम्प्लॉय बनता है उसका,
उसका ख्याल रखना। कैसे? ये नहीं कि आप खाना खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, अरे भैया तू बहुत मेहनत करके आए, ले खाना खा ले, रोटी खा ले, वो ख्याल नहीं। उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसकी स्किल है उसे अपग्रेड करना उसकी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। इट इज हाईली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे? अगर आप एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एम्प्लॉय बन के आए हो तो आपके हिसाब की ट्रेनिंग देना। ये नहीं कि आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग सिखा रहे हैं, जबकि आप काम किसके लिए आए हो? प्रोडक्शन करने के लिए आए हो, काम एम्प्लॉय हुए हो, ठीक है। उसके स्किल के हिसाब से, किसके? एम्प्लॉय के टैलेंट, एम्प्लॉय के पोटेंशियल के हिसाब से उसे डेवलप करना, ये सब किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स वो प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉय के स्किल, नॉलेज, टैलेंट, पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, उसके हिसाब से उसे डेवलप करता है। राइट, क्लियर हुआ? अब भैया स्टाफिंग भी तो काफ़ी कुछ यही करता है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझे। स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द वाइडेस्ट टर्म, ठीक है। इसके अंदर आते हैं बाकी सारे प्रोसेसेस। स्टाफिंग सिर्फ इसका एक पार्ट है, नन्ना सा। तो ये पूरी स्क्रीन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो स्टाफिंग सिर्फ इतना सा पार्ट है, क्योंकि आप स्टाफिंग में क्या कर रहे हो? आप रिक्रूट कर रहे हो, बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके उसको छोड़ रहे हो, लेकिन उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए उसकी स्किल के हिसाब से, वो कहाँ हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। रिकॉग्निशन वगैरह ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अपन पढ़ते हैं, और क्या क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने लोग चाहिए हमको, किस प्रकार के लोग चाहिए, कहाँ कहाँ क्या कौन कौन लोग बैठेंगे, किस किस जॉब पे बैठेंगे। एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को सिलेक्ट, एम्प्लॉइंग पीपल इज लाइक हियर स्टाफिंग, यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट होता है स्टाफिंग, ठीक है। आया समझ में? लोगों को रिक्रूट करना, उनकी एप्लीकेशन सीवीज बुलाना, फिर उन्हें सिलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेन करना, डेवलप करना, ठीक है। कैरियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अगर आपने परफॉर्म किया है एज एन एम्प्लॉय, आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। आपने गजब का परफॉर्म किया, आपको बोला गया था कि भाई 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, आपने बढ़ चढ़ के प्रोड्यूस कर दी कितनी? 200 यूनिट। तो वो जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, जो बाकियों ने नहीं की हैं प्रोड्यूस, उसके लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलना चाहिए, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो क्या करेगी कंपनी? आपको अप्रेजल देगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपको उस हिसाब से बोनस हो सकता है मिल जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, आपको स्पेशल अवार्ड मिल जाए। नेक्स्ट, मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। कि उसको, जैसे उसने एफर्ट्स डाले, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, तो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। या जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा उनको पेनल्टी दो, ठीक है। नेगेटिव मोटिवेशन करो उनके लिए। आया समझ? कंपनसेशन, सही सैलरी किसको मिल रही है, वेजेस मिल रही हैं कि नहीं। स्टाफिंग का फंक्शन है कि सैलरी देना? नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का फंक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी सोसाइटी में, रिव्यू एंड ऑडिट। सो ये सारे फंक्शंस हैं, इनको डीप में मत पढ़ो, ये क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग एक चीज नहीं है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? आप स्टाफिंग का प्रोसेस समझे, किस प्रोसेस के थ्रू आप एम्प्लॉय करते हैं लोगों को। 5 स्टेप्स में, नन्हे नन्हे स्टेप्स में खत्म हो जाता है इस प्रोसेस, ठीक है। पहला होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका एक अच्छा सा यही फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, डायग्राम बना लो अपनी कॉपीज में। अपन हर एक स्टेप को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले शुरू करें अपन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट अजम्पशन। आपने एक अप्रोक्सीमेट नंबर एज्यूम कर लिया। एस्टिमेट करना वही होता है ना, एक आपने हिसाब लगाया कि हो सकता है हमको इतने लोगों की ज़रूरत पड़े, आपने तय किया, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इतने लोग चाहिए अपन को। ओके, नेक्स्ट देखो मैन पावर। मैन पावर से क्या समझ में आ रहा है? लोग जो मैन की पार लगाएंगे, ठीक है, इंसान, आदमी, एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्स। रिक्वायरमेंट, किस किस की ज़रूरत है हमको। आया समझ में क्या कह रहा है ये? तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे यू डिसाइड या यू एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड,
कितने लोग चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में और किस किस टाइप के लोग चाहिए। टाइप मतलब क्या, क्या स्किल होनी चाहिए उनके पास, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास, क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनके पास, क्या वो प्रेशर के अंडर काम कर पाएँ। ठीक है, हो सकता है इतना प्रेशर वाला काम ही नहीं है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, उस तरह की नॉलेज चाहिए, वो टाइप होता है। इस स्टेप में आप ये डिसाइड करते हो कि एक्चुअली आपको कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज, आप ये भी डिसाइड करते हो। कई बार ना ऑर्गेनाइजेशंस कोटास रखती है, रिजर्वेशंस रखती हैं, रिजर्वेशंस। अब ये रिजर्वेशंस किन के लिए होते हैं, विमेन, ठीक है, फिर आपने किसी और एक सोशल कैटेगरी, ठीक है, हो सकता है कुछ और कैटेगरी भी हो, तो हर एक कैटेगरी में से कितने लोग आएंगे वो भी डिसाइड होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट वाले स्टेप में। किस तरह से करते हो, क्या प्रोसेस है इसका, तो आप दो तरीके से करते हो। सबसे पहले आप देखते हो वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड मतलब हमें इस स्टेप में आप क्या करते हो, क्या काम होने वाला है आपके यहाँ, ठीक है, वो देखा आपने, और फिर आपने देखा उस काम को करने के लिए कितने लोग हमें चाहिए, कितने लोगों की जरूरत है। Read with me. Finding out number and type of employees required to perform various jobs. क्या क्या काम हो रहे हैं हमारे यहाँ और कितने लोग चाहिए उन कामों को करने के लिए, ये डिसाइड करते हो आप, ये स्टडी करते हो वर्क लोड एनालिसिस में। नेक्स्ट होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स मीन्स क्या, एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली वर्क फोर्स। यहाँ पे यू एनालाइज एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, हाउ मेनी आर ओवर और अंडरबर्डन्ड। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग अभी एट द मोमेंट काम कर रहे हैं उनको स्टडी करते हो, कितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है, ज़रूरत से ज़्यादा, वो ओवरबर्डन्ड है विद वर्क, कितने लोगों के पास कम काम है, अंडरबर्डन्ड है वो, ठीक है, ये डिसाइड करते हो आप कहाँ, वर्क फोर्स एनालिसिस में। दोनों स्टडी किया आपने, फिर मैनेजर कंपेयर करता है। तीसरे स्टेप में द मैनेजर कंपेयर्स। कंपेयर क्या करता है वो, अगर वर्क लोड एनालिसिस, अगर ये ज्यादा आता है वर्क फोर्स एनालिसिस से, वर्क लोड एनालिसिस ज्यादा आता है, तो क्या है इसका मतलब हुआ अंडर स्टाफिंग है। आपका काम, जो लोग हैं वो तो आपको जरूरत है 50 की, लेकिन एग्जिस्टिंग लोग कितने काम कर रहे हैं, 40। क्या होगा, अंडर स्टाफिंग का रिजल्ट होता है ओवर बर्डन। आपका एम्प्लॉय मरा जा रहा है, बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहा है कि भैया इतना काम है, मेरे से काम हो ही नहीं रहा, डेडलाइंस अचीव ही नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि आप 50 लोगों का काम 40 लोगों से करवा रहे हो। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर वर्क लोड एनालिसिस वर्क फोर्स एनालिसिस से कम आता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ओवर स्टाफिंग है। आपको जरूरत तो 30 लोगों की थी, आपने एम्प्लॉय कर लिए 50। यहां क्या केस होगा, अंडर बर्डन। यहाँ पे देर विल बी मोर प्ले लेस वर्क, लोग मटर गश्ती ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ 30 जनों का काम है, उसके लिए 50 जने अपॉइंटेड है। तो क्या होगा, एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अब ब्लेम गेम चालू हो जाएगा कि यार एक ही काम था, इसको अगर 5 लोग कर रहे थे तो एक ने दूसरे पे ढोला, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, चौथे ने 5वें, काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, खूब गप्पे मारे जा रहे हैं, हा हा हु हो रही है। क्यों, क्योंकि ओवर स्टाफिंग है, आपको इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो मैनेजर का एम क्या होता है स्टाफिंग फंक्शन में, ये इंश्योर कराना कि वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस दोनों इक्वल बैठे। जितने लोगों की आपको जरूरत है उतने ही लोग आपके यहाँ काम कर रहे हो, राइट। और जैसा भी आपका कंक्लूजन आता है उस हिसाब से आप स्टेप्स लोगे। अगर वर्क लोड एनालिसिस ज़्यादा है, मतलब क्या होता है, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है लेकिन कम लोग आपके पास हैं, ओवरबर्डन। अगर वर्क लोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से कम आता है, इसका मतलब ये है कि लोगों की तो कम ज़रूरत है, आपके पास है ज़्यादा लोग, राइट, अंडरबर्डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था स्टेप हमारा, अपन ने कर लिया एस्टिमेट कि हमें कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में यू इंड्यूस पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब प्रोफाइल्स या वैकेंसीज। इंड्यूस, अट्रैक्ट करना, आप लोगों को इनविटेशन, न्योता भेज रहे हो कि हमारे यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी है, आप आएँ और अप्लाई करें, अपना CV रेज्यूमे देके जाएं हमको। So here you are inducing people to apply for the jobs in the organization. ठीक है, दो तरीके से होते हैं रिक्रूटमेंट। एक होता है इंटरनल
सोर्सेस से एक होता है एक्सटर्नल, अच्छा ये लिखा ही है एक्सटर्नल सोर्सेस से, ठीक है। इंटरनल सोर्स में दो तरीके से आप कर सकते हो रिक्रूट, लोगों को बुला सकते हो जॉब प्रोफाइल्स फिल कराने के लिए। पहला होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्लर्क की तरह काम कर रहा है, ही इज अ क्लर्क राइट नाउ। आप किस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। आपने क्या कहा कि यार मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे क्लर्क हो गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क्स की कमी है। आपने क्या किया, इसको सेम लेवल, सेम अथॉरिटी, सेम कंपनसेशन, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। यहाँ पे भी ये क्लर्क का ही काम कर रहा है। This is what transfer, shifting one employee, moving one employee in the same level of authority from one department to another, from one region to another, from one branch to another, etc. इसे कहते हैं हम ट्रांसफर। इंटरनल, इंटरनल क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप कर रहे हो सब कुछ, झालमेल जो भी हो रहा है। एक्सटर्नल, इंटरनल का दूसरा प्रमोशन। अब यही क्लर्क को अगर अपन ने कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई है, और ये जो हमारा क्लर्क है ये बहुत सालों से हमसे जुड़ा हुआ है और इसको सब आइडिया है कंपनी का, तो अपन ने क्या किया, तुम्हें हम प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, सेम डिपार्टमेंट में उसकी अथॉरिटी बढ़ गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसका सैलरी कंपनसेशन भी बढ़ गया, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट में अगर अपन अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्रमोशन, ठीक है। सेम लेवल में अगर हम लेफ्ट या राइट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर। क्लियर। इंटरनल क्यों है ये, फिर से क्योंकि अपन ने कंपनी से ही उठा के कंपनी का आदमी जो वैकेंसी थी वहां फिल करने रख दिया। नेक्स्ट देखो अच्छा, ये जो होते हैं इंटरनल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये होते हैं इकोनॉमिकल, बेहद सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि आपका कंपनी का ही आदमी है, सबसे पहले उसे ट्रेनिंग नहीं देनी, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, चेंजेस अडेप्ट कर लेगा, मोराल उसका बूस्ट ही होगा क्योंकि उसे आपने हो सकता है प्रमोशन दिया हो, ठीक है, और लग के काम करेगा, वो खर्चा नहीं करना है यहाँ पे। खर्चा वाली बात कहाँ आती है, एक्सटर्नल सोर्सेज में। एक्सटर्नल सोर्सेज में आप क्या करते हो, आपने कंपनीज को कांटेक्ट किया, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो काम ये कर रही हैं सही बंदे को सही ऑर्गेनाइजेशन में सही टाइम पे पहुंचाने का, ठीक है। या आपने गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय एक्सचेंजेस हैं उनसे बात कर ली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स से एडवर्टिजमेंट आपने निकाल दिया पेपर में कि वैकेंसी, ठीक है, फला 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 टाइप का बंदा चाहिए। आगे समझ में क्या होता है, क्या कंसल्टेंसी फर्म्स एकदम क्या आपकी रिश्तेदार लग रही है, नहीं, वो भी तो काम कर रही है, बिजनेस कर रही है ना, वो भी फीस चार्ज करेंगे आपसे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी फीस चार्ज करेंगे आपसे, एडवर्टिजमेंट देने के लिए भी फीस चाहिए। तो क्या हो रहा है, खर्चा लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो ये इकोनॉमिकल, इट इज नॉट सो इकोनॉमिकल, नहीं होता इकोनॉमिकल, ओके। और एक्सटर्नल क्यों है ये, क्योंकि आप कंपनी के बाहर से लोगों को बुला रहे हो, कंपनी के आदमी को आप ऊपर नीचे इधर उधर शिफ्ट नहीं कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट देखो, अपन ने इस स्टेप में क्या किया था, अपन ने सबसे पहले डिसाइड कर लिया हमें कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए। दूसरा अपन ने ये कर लिया कि आओ हमारे यहाँ सीवीज देके जाओ, हमने एप्लीकेशंस बुला ली। तीसरे स्टेप में अपन उन एप्लीकेशंस को फिल्टर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्क्रूटनी करेंगे, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब। अपने पास आई, सपोज अपने पास थी मैन पावर रिक्वायरमेंट में, हमने कहा कि हमारे पास 10 जगह खाली हैं, ठीक है, 10 लोग चाहिए हमें 10 जॉब पोजीशंस के लिए। रिक्रूटमेंट में हमने जब एप्लीकेशंस बुलाई तो कितनी एप्लीकेशंस आई, सपोज 100 एप्लीकेशंस आ गई। 100 एप्लीकेशंस, क्या 100 की 100 को दे दोगे जॉब, अरे जॉब है ही नहीं भैया, 10 लोगों की जॉब है। तो इनमें से आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को चूज करोगे, ठीक है। अब भैया ये जो 90 लोग हैं उनको आप रिजेक्ट कर दोगे। चूज कैसे किया आपने मोस्ट सूटेबल, तो आपने कंडक्ट कराए टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज, ठीक है। मैनेजर्स एक पैनल में बैठे, हर एक बंदे को बोला कि भैया तुमने जो सीवी में एकदम चौड़ में लिखा है कि हमने ये किया है, ये कोर्स किया है, यहाँ सर्व किया है, इतना रेवेन्यू यहाँ से बढ़ा दिया, क्या तुम असलियत में वो इंसान हो, क्या तुम में वो स्किल है, तो तुम्हारा टेस्ट लेंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट हो गया जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टेस्ट किया, इंटरव्यूज हो गए कि आपकी पर्सनैलिटी भी देखें। नेक्स्ट देखो, अब आपने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इसमें से कितने सिलेक्ट किए हैं, 10 लोग सिलेक्ट किए, रिजेक्ट कितने किए हैं, 90 लोग। तो कुछ समझ में आ रहा है, सिलेक्शंस आर वे लेस देन व्हाट रिजेक्शंस, इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस। कहीं भी अगर नेगेटिव प्रोसेस की बात आए तो स्टाफिंग में सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा होते हैं
एज कंपेयर टू सिलेक्शन, राइट। नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव्स के कंपैरिजन में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिलेक्शन का, कि आप अपने पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, इतने सारे जो भंडार है एप्लीकेशंस का, उसमें से बेस्ट खींच के निकाल लो और उनको जॉब दे दो। मेक देम रियलाइज द सीरियसनेस ऑल्सो। आपने 90 लोगों को निकाल दिया तो ये 10 लोग एकदम सदमे में आ जाएंगे ना कि भाई यार अगर 90 लोगों को निकाल दिया है, हम में कुछ तो बात होगी जो हमको रखा है, और हमको अब तमीज से एकदम गजब का काम करना है। क्यों? क्योंकि हमको भी हो सकता है निकाल दे कंपनी। तो सीरियसनेस समझ में आती है, हाउ सीरियसली थिंग्स गो अबाउट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोसेस से समझ में आता है। ओके चल नेक्स्ट देखें, सिलेक्शन हो गया। अब आते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने डिसाइड कर लिया था हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। एप्लीकेशंस बुला ली, एप्लीकेशंस में से बेस्ट लोग सिलेक्ट कर लिए। अब वो जो बेस्ट लोग हैं उनको आपको जॉब भी तो देनी है ना, प्लेसमेंट। सही इंसान को सही जॉब देना। आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, अब ये 10 लोग वैरायटी की जॉब्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। एक जॉब था ए, एक जॉब था बी, एक जॉब था सी, एक जॉब था डी। हर एक अलग अलग स्किल चाहिए हर एक जॉब में, ठीक है। तो इनमें से जो सही बंदा ए के लिए है उसको ए पे भेजो, जो सही बंदा बी के लिए है उसको बी पे भेजो। तो ये किस में आता है? प्लेसमेंट का फंक्शन है, ये प्लेसमेंट कराता है। ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच द एप्लीकेंट इज सिलेक्टेड, ठीक है। राइट पोस्ट के लिए राइट एप्लीकेंट, राइट कैंडिडेट को प्लेस करना। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग वन। आप उनका मेल मिलाप करा रहे हो उन लोगों से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 10 लोग आए हैं ये ऑलरेडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं जहां लोग काम कर रहे हैं, कई 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको अपन को एलियनेटेड तो फील नहीं कराना है, एकदम अलग तो फील नहीं कराना, तो इनकी जान पहचान भी करानी पड़ेगी। जान पहचान कहाँ कराओगे आप? ओरिएंटेशन में, ठीक है। सो ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस वेर यू इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉयज विद द एग्जिस्टिंग वन। चलो अब यहाँ पे प्लेसमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय को एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया आपको हम चाह रहे हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, आप आए हमारे यहाँ पे काम करें इस जॉब पोजीशन पे। ओरिएंटेशन में क्या होता है, और जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होस्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज कराती हैं, जहाँ पे ना परफॉर्मेंस होती है या प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ सीनियर्स जो है नए एम्प्लॉयज़, नए रिक्रूट्स को राउंड पे ले जाते हैं ऑफिस में कि ये यहाँ है, ये मिस्टर सिन्हा है, ये मिस्टर श्रीवास्तव हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये काम संभालते हैं, ये काम संभालते हैं, और ये हमारे नए रिक्रूट हैं। नए रिक्रूट को इंट्रोड्यूस करा ऐसे 1-on-1। आया समझ में? लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप, वेरी गुड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने सही बंदे को सही जगह बिठा दिया, अब सदियां बीत गई, क्या सिर्फ उसी स्किल के साथ वो चल पाएगा, काम कर पाएगा? नहीं। हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समय के साथ चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भी समय के साथ चेंज हो। चेंज कैसे आएगा? उनको ट्रेनिंग देंगे। अब ये जो जॉब था ना वो जॉब था सॉफ्टवेयर डेवलपर का, सॉफ्टवेयर डेव, ठीक है। अब क्या वो सेम स्किल सेट के साथ 5 साल बाद भी काम कर सकता है? नहीं। टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आ रहे हैं, हर 2 महीने, 6 महीने, हर साल गजब के आईफोन निकाल रहा है ना एप्पल, हर साल नया 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 नई टेक्नोलॉजी के साथ निकाल रहा है। क्या जरूरत है इसको ट्रेन करने की, इसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेडेशन। ओके, इसकी स्किल को अपग्रेड कैसे करेंगे? सही जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इसमें इसको भेज देंगे, ठीक है। जो पर्सन ए सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको हमने बोला कि भाई आप जाओ कैलिफोर्निया में सीख के आओ, आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे हम नए सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सो अब टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। उन्हें और कॉम्पिटेंट बनाना, उन्हें और लायक बनाना हमारी जॉब के लिए, ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर पाए। ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग मतलब एक मॉड्यूल से आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, टू द पॉइंट स्किल सेट के साथ आपकी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब होलिस्टिक रूप से आपको एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी कर लेंगे, आपकी स्किल भी कर लेंगे, आपका किस तरह से आप प्रेजेंट रहो, किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करो, ठीक है, ये सब डेवलपमेंट में आता है। इंक्रीज, हाँ, इससे फ़ायदा क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है, पहले तो एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। मोटिवेशन क्यों बढ़ता है? एम्प्लॉय को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि कंपनी हम पे इतना खर्चा कर रही है, हमें ट्रेन कर रही है, डेवलप कर रही है, हमको भेज रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो भैया हम भी तो अपना 100% दें। तो इससे मोटिवेशन आता है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है।
दो तरीके से होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक तो होते हैं इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स, कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो ट्रेन करता है वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज को। दूसरा होता है एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस। हमने बोला ना अभी जैसे कैलिफोर्निया भेज रहे हैं, कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो एक्सटर्नल टू व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से अपना स्टाफिंग प्रोसेस होता है खत्म। 5 स्टेप पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग वही चीज़ है जो अपन ने अभी ऑब्वियसली पढ़ी। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट। आप इनवाइट कर रहे हो एप्लीकेशंस को, ठीक है, सीवी आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे। दूसरा होता है सिलेक्शन, उनको फिल्टर करना जितने भी सीवीज आ रहे हैं। लास्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनको और अपग्रेड करना, उनको ट्रेन करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ओके, चलो जल्दी से अपन रिक्रूटमेंट देख लें। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या प्रोसेस है? यहाँ पे आपने पूल ऑफ एप्लीकेशंस बुलाए, अट्रैक्ट किए, लोगों को इंड्यूस किया कि आओ हमारे यहाँ वैकेंसी है, अप्लाई करो। इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग more and more candidates to apply for vacant job positions in the organization, ये प्रोसेस को कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। आगे समझ में क्लियर हुआ? सर्च फॉर कैंडिडेट्स who can perform the vacant roles and inducing them to apply for the job। मतलब हम इन सारी एप्लीकेशंस में क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं ऐसा एक पोटेंशियल कैंडिडेट जो हमारी जॉब को परफॉर्म कर सके, ठीक है, और उसको बोल रहे हैं कि भाई आप आओ, अगर आपके पास ये स्किल है जो हम मांग रहे हैं तो आइए हमारे यहाँ अप्लाई करिए। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या होता है रिक्रूटमेंट का? रिसीविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ये थोड़ा पॉजिटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक वैकेंसी निकाली, ठीक है, एक जॉब वैकेंसी थी, उसके लिए आ गए कितने आपके पास? 50 एप्लीकेंट्स। पॉजिटिव प्रोसेस। ओके, इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट देखो, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी अपन ने मोटा मोटी समझे थे, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप जोलमाल करके इधर उधर करके रिक्रूट कर रहे हो लोगों को, जॉब जो वेकेंट पोजीशंस हैं, वैकेंसीज है, उन्हें फिल कर रहे हो। सो इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एग्जिस्टिंग लोगों को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही इंड्यूस कर रहे हो कि भाई आप आओ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको प्रमोट कर देते हैं या आपको ट्रांसफर कर देते दूसरे डिपार्टमेंट में। ओके, नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड। यहाँ बाहर के लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के? सबसे पहले सस्ता है ये। क्या आपको बाहर जाना पड़ रहा है? क्या आपको बाहर किसी भी फोर्स से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है? नहीं। अगर इंटरेक्शन नहीं है मतलब पैसा आपका बच रहा है। इंटरेक्शन इक्वल्स कॉस्ट। अगर आपको बाहर वाली की हेल्प भी लेनी है तो आपको कॉस्ट फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट लगेगी, पैसा लगेगा। यहाँ पैसा कतई ना लगता है। ठीक है, इट मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अगर आपने एक एग्जिस्टिंग, सपोज आपने किसी को प्रमोट किया, एक था अपना, एक मिस्टर मेहता थे, ठीक है, मिस्टर मेहता एकदम जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहे थे। इनको अपन ने बोला सर आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आपको मैनेजर बना रहे हैं फ्लोर का। तो मिस्टर मेहता के मन में खुशी नहीं आएगी, लड्डू नहीं फूटेंगे? उनको लगा अरे भाई यार मैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहा था, कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया, मेरे को मैनेजर बना दिया, यार अब तो मैं और एकदम पूरा अपना दिल निकाल के काम करूंगा, पूरा कंपनी का हो जाऊंगा। ठीक है, तो मोटिवेशन होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में। अगर इन्हें प्रमोशन मिला तो इनके साथ वाले जो बैच वाले थे, जब ये पुराने एक्स एम्प्लॉय की तरह काम करते थे, जब ये मैनेजर नहीं बने थे, तो ये साथ वालों के मन में भी तो आया होगा ना, ये जले होंगे, यार इनको क्यों बना दिया, अपन में क्या कमी रह गई? कमी ढूंढी उन्होंने, कमियों पे काम किया, उनमें भी एफिशिएंसी आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस्ड। अब मिस्टर मेहता को अपन ने प्रमोट कर दिया मैनेजर, ठीक है, क्या इससे क्या फायदा होगा? मिस्टर मेहता को ऑलरेडी पता था किस तरह से काम होता है कंपनी में, क्योंकि वो एज एन एम्प्लॉय काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कौन कहाँ कब गलती करता है, किस तरह से मैं रिसोर्सेज बचाऊं, किस तरह से मैं टाइम बचाऊं। तो क्या होता है, इनको ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इन्हें रूल्स पता है, रेगुलेशंस पता है, मेथड्स पता है, वेज पता है, प्रोग्राम पॉलिसी सब कुछ पता है। ट्रेनिंग का टाइम कम हो गया। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज का बहुत बार जल्दी छोड़ के जाना, क्या, ऑर्गेनाइजेशन को। अब क्या होगा, आपका जमाया एम्प्लॉय है, उसको आपने इधर से उठा के या तो यहाँ डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, या उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया, प्रमोट कर दिया, तो क्या वो छोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन? नहीं छोड़ेगा, टर्नओवर कम हो जाएगा।
नेक्स्ट, क्योंकि वो जमा हुआ है ना, एकदम आपके वेस को जानता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को एकदम रग रग से वाकिफ है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो यूज्ड टू है with the ways with which the organization functions. Next देखो, it improves employee performance. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव किस तरह से, आपने देखा ना मेहता जी को अगर प्रमोट कर दिया तो और मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे और एफिशिएंसी लाएंगे, प्लस वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर चुके, तो माइंडसेट उनका एम्प्लॉय वाला है, तो उन्हें पता है कौन कहाँ बदमाशी करता है, कौन कहाँ चोरी करता है। अब वो अथॉरिटी के साथ उस चोरी को बंद करा सकते हैं, एम्प्लॉयज और अच्छे से काम करेंगे। फिर ये जो लोग हैं इनके मन में भी लड्डू फूट रहे थे कि भाई अगर हम करेंगे हो सकता है मेहता के बाद हमको भी बना दें मैनेजर। आया समझ में, क्लियर हुई कहानी। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक्सटर्नल भी साथ में पढ़ लें अपन। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, आउटसाइड, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड आर इनवाइटेड, बाहर वाले लोगों को, दुनिया को बुलाते हैं कि भाई आइए और हमारी कंपनी का पार्ट बनिए। रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर एक दो वैकेंसी है तो पहले हम ये देखेंगे क्या कोई बंदा है हमारी कंपनी में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो काम करेगा या जो चल सकता है इस जॉब वैकेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 100 वैकेंसी है तो क्या तुम 100 लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करोगे? तो जो जहां से शिफ्ट किया वो उस डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा? तो अगर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज को रेफर करते हो। घुसा दिमाग में आई, समझ में आई, क्लियर हुई पिक्चर? चलो, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बाहर से हम क्यों लोगों को बुलाएं, ठीक है, क्या फायदा है? सबसे पहले देखो, फ्रेश टैलेंट मिलता है, थोड़ा ना आपको पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज जो एग्जिस्टिंग हैं वो किस लेवल के हैं, किस कैलिबर के हैं, उनकी क्या स्किल है, ठीक है। और कई बार ना वो चेंज नहीं होना चाहते, तो अगर आप बाहर वाले लोगों को बुलाओगे तो बाहर वाला क्या हो रहा है, पहले तो एक कंपटीशन से आ रहा है वो, अगर 100 वैकेंसी थी तो इसके लिए आपके पास एप्लीकेशन आई होंगी 1000, तो इतना कंपटीशन पार करके वो आ रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो बात है, फ्रेश टैलेंट है उसमें, ठीक है, उसके पास फ्रेश स्किल्स हैं, नॉलेज है। वाइडर चॉइस, 100 वैकेंसी के लिए 1000 लोग आए थे तो आपकी चॉइस क्या हो गई, वाइड हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोगों में से आपने चूज किए 100, मतलब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्रीम लेयर कहते हैं ना, दूध उबालते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है, तो वो ऊपर वाली लेयर को आप चूज कर पाओगे अगर आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग तभी आ सकते जब आप आउटसाइड रिक्रूटमेंट करो। दिस इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं है गाइस, दिस इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे आपको ऑब्वियसली, अगर इतने कंपटीशन से आ रहा है कोई बंदा जूझ जाज के, तो उसके पास उतनी नॉलेज है, उसके पास उतनी एजुकेशन है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो आपको क्वालिफाइड बंदे मिलेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, आप बाहर वालों को इन्वाइट कर रहे हो तो बाहर वाले अगेन उनको नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी की, वो अपने आप को इतना डेवलप करके आ रहे होंगे आपके पास कि उनके पास क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। एक ही बात को दो बार कहा ना अपन ने, क्लियर हुआ ना? कंपेटिटिव स्पिरिट, कंपेटिटिव, अब कंपटीशन ही तो बात चल रही थी पूरे टाइम। कंपेटिटिव स्पिरिट के साथ आते हैं वो, एकदम ऐसा ना जोश लेके आते हैं कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ ना, इन 1000 लोगों में से चुन के मेरे को चूज किया गया है तो मैं अपना एकदम 120% दूंगा कंपनी को, ताकि मेरा प्रमोशन भी हो। एकदम जोश में आता है। यहाँ पे ना थोड़े ना बोरिंग से हो जाते हैं लोग, क्योंकि आप ऑब्वियसली काम कर ही रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में और आपको ये श्योरिटी भी हो गई है अगर मेरे को प्रमोट किया मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेरे से प्यार करती है, ठीक है, मेरे में कुछ दिखा उनको, तो आपको एक ये भी हो जाता है कि यार क्या ही कौन ही निकालेगा क्या करना अच्छा करके, राइट। ये डिसएडवांटेज है किसका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब इनकी देखेंगे अपन डिसएडवांटेजेस, ठीक है। फायदे देख लिए अपन ने, मीनिंग देख लिए दोनों सोर्सेस के, डिसएडवांटेजेस देखो। हमेशा याद रखो गाइस, इन योर एग्जाम, इन योर आंसर शीट ब्लैक पेन लेना, गजब सुंदर राइटिंग में हेडिंग लिखना, अंदर का माल जो लिखोगे ना, अंदर का मटेरियल वो मन से लिखना, एग्जाम्पल ज़रूर देना, उसको आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, लेकिन अगर कुछ याद रखना वो है हेडिंग्स। तो ये सारी आपको जो बताई जा रही है ना, हेडिंग्स ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इल्यूसिडेट ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आप क्या करोगे, हेडिंग्स लिख दोगे और उसके अंदर का मटेरियल खुद से एक्सप्लेन करोगे, बिल्कुल अच्छी डिसेंट लैंग्वेज में, ठीक है। चालू टाइप के एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं हम, क्योंकि राजा बाबू हैं,
डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनल सोर्सेज के, अभी अपन ने काफी हद तक पता कर लिए। जो इसके एडवांटेजेस है ना वो इसके डिसएडवांटेजेस है, सीधी सिंपल बात। नो फ्रेश टैलेंट्स, नो न्यू आइडियाज। आपने एक ही बोरिंग इंसान को उसी बोरिंग इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, एक ही इंसान को उसी स्किल सेट के साथ प्रमोट कर दिया, तो क्या आपको फ्रेश आइडिया मिलेगा, क्या आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई साहब। लिमिटेड चॉइस, क्यों? आपके पास 5 लोग थे, 2 3 4 5, इन्हीं में से आपने कहा था कि भाई इन्हीं में से किसी एक को ना बना देंगे अपन मैनेजर, तो ये बन गया मैनेजर। क्या आपके पास 100-150 लोग थे जो आप हर एक का टेस्ट लो और फिर उनमें से बेस्ट चूज करो कि भाई इससे शानदार बंदा नहीं मिल सकता? नहीं, लिमिटेड चॉइस है हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और आप अगर बहुत सारे लोगों को नजर में रखोगे या रेफर करोगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्वियसली अब देखो गिनती के लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है 4 लोग काम कर रहे हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये 4 लोगों का ही चॉइस है आपके पास, ये 4 लोगों में से ही कर दोगे कि ट्रांसफर, प्रमोशन, ये वो? नहीं, तो नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये हमारे फेवरेट डिपार्टमेंट है तभी हम बार बार इनको लेते हैं, ठीक है। एक बंदा था जो फाइनेंस वाला था, उसको अपन ने कहा कि भैया एक ना फाइनेंस में बहुत सारे क्लर्क्स हो गए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए हैं, तुम एक काम करो, अकाउंटेंट था सपोज ये, तुम जाके ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंसी कर लो, ठीक है, उनका देख लो क्या क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है चलो यहाँ चला जाता हूँ मैं। फिर इसको बोला 1 महीने के अंदर ही कि भाई मार्केटिंग छोड़, तू तो ना HR डिपार्टमेंट में चले जा, वहाँ जरा देख रहे सैलरी वैलरी क्या चल रहा है। तो इसने कहा ठीक है यहाँ चला जाता हूँ। फिर आपने कहा कि यार तू एक काम कर, प्रोडक्शन में चला जा। उसने कहा यार ये हो क्या रहा है, 1-2 महीने के अंदर मेरे इतने ट्रांसफर कर दिए। पहले वो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो क्या एकदम सीधे जाके काम करने लगता है? नहीं, वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, वो लोगों से जानते थे, उससे कोऑपरेट करते थे, अच्छे से काम करते थे, उसे रूल्स रेगुलेशंस पता थे किस तरह से काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब आपने उसे ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग में, मार्केटिंग के लोगों से जाके वो मिला, उनसे दोस्ती करी, कोऑपरेशन बनाया, सीख ही रहा था वो कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया HR में। अब भैया HR वाले लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, अरे वो खींच रहा है अब कि यार मैं क्या करूँ, कैसे काम करूँ। इतने में उसने जितना HR में थोड़ा बनाने की कोशिश की, आपने प्रोडक्शन में डाल दी, तो क्या होगा, इससे एफिशिएंसी आपकी गिर गई, प्रोडक्टिविटी गिर गई। वो बाल नोचने लगेगा यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैं किसी से बना के रखना चाहता हूँ और ये मेरा ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो लो अब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरे से कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझने में तो टाइम लग रहा है ना कि किस तरह से कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। काम तो मैं कर दूंगा, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्टिविटी। सेम काम को करने में जो फाइनेंस में कर रहा था, वो सेम काम को करने में उसे अब 1 दिन का 1 हफ्ता लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे उसके साथ, या उसे समझ नहीं आ रहा कि HR डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो इसके एडवांटेजेस थे वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन, ठीक है। आपको करना था एक जॉब प्रोफाइल फिल, ठीक है, एक जॉब प्रोफाइल थी जिसको आपको फिल करना था। आपके पास थे, हो सकता है आपके पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, 2 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे जो लायक थे इस जॉब प्रोफाइल के लिए, लेकिन आपने कहा हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे रेफर, और हमने बाहर से एप्लीकेशंस बुलाए, इनमें से आपने सिलेक्ट किया। तो अब क्या इन लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा? इन लोगों का नहीं होगा मोरल डाउन, इन लोगों को डिससैटिस्फैक्शन आएगा कि यार हमने तो अपना जी तोड़ लगा के मेहनत करी थी, हम बन सकते थे मैनेजर, लेकिन यार हमारे सीनियर्स ने बाहर से क्यों बुला लिए बंदे। अब वो बाहर के ये आएगा कोट एंड कोट, कल के आए बंदे हमको रूल करेंगे, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल, मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है। उनको क्या लगेगा कि यार हमारी तो कोई केयर ही नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन में, अपन को क्या ही करना काम करके, ठीक है। तो क्या होगा, मोरल डाउन होगा। नेक्स्ट, मोर टर्नओवर। आप अगर बाहर के बंदे ला रहे हो, वो क्या है, दे आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनको सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन समझने में टाइम लगेगा, उनको लोगों से इंटरेक्ट करने में टाइम लगेगा, उनसे रिलेशंस बिल्ड करने में टाइम लगेगा, काम कैसे हो रहा है ये सीखने में टाइम लगेगा। कई बार क्या होगा, उनको लगेगा यार नहीं जम रहा, यार मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ ना वो इतनी तो सैलरी नहीं दे रहे मेरे को, तो वो छोड़ के भाग लेगा। क्यों? क्योंकि उसे अटैचमेंट ही नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन से। आपकी 1 महीना हुआ है उसे आए हुए, उसको क्या लगेगा दूसरी जगह ना मेरे को ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा था, मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो लो
छोड़ गया, टर्नओवर बढ़ जाएगा, लोग बार बार छोड़ के जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि आप नए लोगों को अपॉइंट कर रहे हो। वहीं अगर इन लोगों की बात करोगे ना आप, ये बार बार टर्नओवर, आप अभी देखा था मैंने एडवांटेज, टर्नओवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जमे जमाए लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर वेरी यूज्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मोर एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली अगर आप बाहर की किसी भी इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करते हो, आपको फीस देनी पड़ेगी, कॉस्ट देनी पड़ेगी। जो आप एग्जीक्यूटिव पैनल बिठाओगे इंटरव्यूज़ का, उनको भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर जो रिक्रूटमेंट के लिए आपके रिक्रूट्स आएंगे, जिनका आप सिलेक्शन प्रोसेस करोगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराओगे जिनके लिए, उनका खाना पीना, रिफ्रेशमेंट, याडा 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 सब देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। लेंदी प्रोसेस, ऑब्वियसली लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एप्लीकेशंस बुला रहे हो, सीवीज बुला रहे हो, फिर उनमें से सिलेक्ट कर रहे हो, टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, उनका फिर क्या होगा, कंपनी में अगर आपने बाहर से बुलाए हैं लोग, तो आपको उनको प्लेस कराना पड़ेगा सही टाइम पे, ओरिएंटेशन होगा, उनका पूरा प्रोसेस जो होता है लंबा होता है, लंबा खिंचता है। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो ये अपन ने देख लिए क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अच्छा, मेथड्स देखो, इंटरनल के मेथड्स क्या होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेथड्स दो देखे थे अपन ने, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। डेफिनेशन पढ़ लो, कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए हैं। शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या क्या बढ़ता है, सैलरी बढ़ जाती है। आपने एक नीचे वाले को ऊपर वाली पोजीशन दे दी, प्रमोट कर दिया, क्लर्क से मैनेजर बना दिया, तो ऑब्वियसली उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, उसके पास पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, उसके पास क्या बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, कंपनसेशन बढ़ेगा ना। आप क्लर्क को और मैनेजर को सेम सैलरी देते हो, नहीं, सैलरी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लर्क का काम तो सिर्फ अपने काम को से काम रखना, आप मैनेजर बन गए आप, तो आप जो क्लर्क थे ना, वैसे ही 15 क्लर्क्स को आपको मैनेज करना है। टंग ट्विस्टर है ना, जबान लड़खड़ा रही है, टंग ट्विस्टर। नेक्स्ट, transfers, shifting employees from one job position to another at the same level of authority। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक टेरिटोरी से दूसरी टेरिटोरी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है। सेम पोजीशन, क्लर्क को क्लर्क की जगह बैठा दिया आपने दूसरे डिपार्टमेंट में। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। इसमें क्या होता है, नो चेंज इन सैलरी, सैलरी उतनी मिलेगी, अथॉरिटी भी उतनी है, डिसीजन मेकिंग पावर्स उतनी है, उतना ही आपका क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब देखें अपन एक्सटर्नल सोर्सेस, इसके मेथड्स देखो। सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री होती है, वर्कशॉप होती है, उसके सामने आप पर्चा लगा देते हो कि इनकी आवश्यकता है, ये वैकेंसी है, ठीक है। आपने क्या किया, डायरेक्टली लोगों को इन्फॉर्म किया कि हाँ हमारे यहाँ वेकेंट है जॉब। ये यूजुअली किस टाइप के जॉब्स के लिए होती है, अनस्किल्ड जॉब्स, जहाँ पे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का काम नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा दिमाग का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वर्कर्स चाहिए आपको, लेबरर्स चाहिए आपको, जो मेन प्रोडक्शन में काम करें वो लोग चाहिए, तो उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कैजुअल कॉलर्स, थोड़ा समझ में आ रहा है, कैजुअल कॉलर्स, कॉल करना, ठीक है। अब होता क्या है, अब कंपनी ने हो सकता है एक बार ना रिक्रूटमेंट का राउंड ऑर्गेनाइज किया, उसमें उन्होंने निकाली थी वैकेंसी 10 जॉब्स की, लेकिन आ गए एप्लीकेशन 100, तो सिलेक्ट तो 10 ही किए होंगे, जो 90 रिजेक्ट किए ना, उनको रिजेक्ट करके ऐसे फेंक नहीं दिया उनका सीवी, उसकी एक फाइल बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्रूटमेंट होंगे, जब भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन 90 सीवीज़ को रेफ़र किया जाएगा, उस फाइल को रेफ़र किया जाएगा, और अगर उनमें से कोई भी स्किल सेट मैच करता हुआ बंदा दिखे, तो उसको कॉल किया जाता है कि भैया हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वैकेंसी, क्या आप इंटरव्यू देना चाहोगे, आप आ जाओ, ठीक है। रीड करो, द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ फाइल ऑफ एप्लीकेंट्स हु वर नॉट सिलेक्टेड इन द प्रीवियस राउंड ऑफ इंटरव्यूज या रिक्रूटमेंट। व्हेनेवर देयर इज अ वैकेंसी, दिस वेटिंग लिस्ट, इसको क्या कहते हैं हम, वेटिंग लिस्ट कहते हैं, इज रेफर्ड एंड सुटेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर में कभी खोलना पन्ना, तो उसमें ना एक सेक्शन होता है, ठीक है, वैकेंसीज वाला, तो उसमें क्या करती है कंपनीज, ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशंस वैकेंसीज निकालती हैं कि वैकेंसी, ठीक है, ऑफिस बॉय या मैनेजर, इतना इतना एक्सपीरियंस, ये इंग्लिश आनी चाहिए, ये क्वालिटी ट्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, न्यूज़पेपर्स में या रेडियो पर, ठीक है, या जो भी मीडिया उन्हें सिलेक्ट करना, सोशल मीडिया, मेल कैंपेन चला दिया, मेल्स भेज रही हैं, ठीक है। मीडिया जिस तरह की जॉब प्रोफाइल होती है ना, उस तरह का मीडिया सिलेक्ट किया जाता है। जैसे आपको अनस्किल्ड लेबरर्स की रिक्वायर्ड है या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की
में वैकेंसीज है, तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर चूज करोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने हो सकता है एडवर्टीजमेंट एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म पे निकाला हो, राइट। नेक्स्ट देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं। Read with me. Government employee exchanges act as middlemen between organizations and candidates. तो ये क्या करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट है। अब इसको पता नहीं है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इसके स्किल सेट वाली या इस जैसे बंदे की रिक्वायरमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है कि एक ऐसा बंदा एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारी जॉब वैकेंसी को फिल करने के लिए परफेक्ट है। तो इनको आपस में कौन जोड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंजेस। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, इन एम्प्लॉय से सीवीज रेज्यूमेज बुला लेते हैं, इनसे बोलते हैं कि आप देकर जाओ, हम आपसे एक फीस चार्ज करेंगे, ठीक है, और हम आपको सही ऑर्गेनाइजेशन पे सही टाइम पे जहां भी जरूरत होगी आपकी, उनको आपका सीवी दे देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे मिडिल मैन होते हैं बेसिकली ये। The job seekers leave their biodatas and details of their qualifications with the employment exchanges, and when the organizations approach them, organization जब इनके पास जाती हैं तो अगर इनके पास suitable CVs या biodatas होते हैं तो वो इन्हें रेफर कर देते हैं कि हाँ भैया एक ऐसा बंदा है मार्केट में जो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब सीकर है, आप उससे चूज कर सकते हो या आप उसे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लो। इसी का अगर प्राइवेट वर्जन कर दोगे तो आएगा आपका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंजेस, इन्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं। दीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। सेम काम कर रही हैं, फीस ले रही है प्रोफेशनल ढंग से, इनका बिजनेस ही यही है, ठीक है। दीज इनवाइट सीवीज फ्रॉम जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और क्या लिखा है, दे चार्ज फीस एंड आर रन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, क्लियर हो गया हमको। Very good, you all are doing great, lovelies. Okay, just hang in there, अपना चैप्टर होने वाला है बहुत जल्दी खत्म। नेक्स्ट देखो कैंपस रिक्रूटमेंट। अच्छा अपन बोलते हैं ना यार अच्छे से पढ़ ले, 12वीं अच्छे से निकाल ले, अच्छा कॉलेज मिलेगा, कैंपस गजब के आते हैं। या IITs में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंपसेस अच्छे आते हैं। कैंपसेस क्या होता है, क्या पूरा कैंपस IIT का उठ के आ जाता है? कैंपस मतलब कंपनीज, ठीक है, कंपनीज जाती है अलग अलग कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, ठीक है, IIT गई, IIM गई, और बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। लोग हार्वर्ड में क्यों जाना चाहते हैं, स्टैनफोर्ड में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं उन्हें पता रहता है कि यहाँ के बच्चे जो है ना उस लेवल के हैं, उस अक्ल के हैं कि हम इन्हें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए साल की सैलरी भी दे सकते हैं आराम से। तो वहाँ पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, ठीक है। पैकेजेस क्या है, सैलरी, वेजेस, जो भी कॉम्पनसेशन ऑर्गेनाइजेशन देगी। आया समझ में क्या है? तो कैंपस रिक्रूटमेंट्स बेसिकली क्या होती है, कंपनीज उनके सीनियर्स एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं अपना पैनल बना के और हर एक कॉलेज में जाके बैठते हैं एज रिक्रूटर्स। तो ऐसे ना अपने कॉलेजेस में ना फेस्ट चलते हैं, सीजन्स आते हैं, इंटर्नशिप फेयर हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट सीजन हो गया। तो कंपनीज बहुत सारी आती हैं अपने कॉलेजेस में और वो बैठती हैं, बच्चे लेकर जाती हैं। बच्चे किडनैप नहीं करती, वो रिक्रूट करके जाती हैं। आया समझ में? दिस इज व्हाट कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या चीज होती हैं, रीड विद मी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस सूटेबल फॉर अनस्किल्ड लेबरर्स। अपन बोलते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हमने अपना घर बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या सिर्फ खुद ही ईटा पत्थर जोड़ के टाइल लगा रहा है, इंटीरियर कर रहा है, फॉल सीलिंग बना रहा है? नहीं, वो क्या करता है, वो टच में रहता है एम्प्लॉयज़ के, लेबरर्स के, अनस्किल्ड लेबरर्स। यूजुअली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास अनस्किल्ड लेबरर्स के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, वो मजदूरों को लाते हैं आपके लिए काम करने, ठीक है। तो आपने इसको कॉन्टैक्ट किया, आपने बोला कि भैया आप हमारा घर का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठेकेदार जो अपन बोलते हैं ना कि इनको दिया अपन ने अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करता है, पूरी अपनी टीम लेकर आता है, वो सारे अनस्किल्ड लेबरर्स को लेकर आता है और बोलता है कि हमें ये घर बनाना है, ये काम है। समझ में आया? तो इस तरह से आपने रिक्रूट कर लिए लोगों को। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं कई बार वो भी रेकमेंड कर देते हैं कि सर मेरे ना एक कॉलीग हैं, वो इस फॉर्म में काम कर रहे हैं, वो थोड़े परेशान हैं, उनको चेंज करनी कंपनी, तो अगर आप चाहो तो मैं उनको बुला सकता हूँ, आप उनका इंटरव्यू ले लें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिक्रूटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। या हो सकता है उनके कोई रिलेटिव्स हों एम्प्लॉयज़ के, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी हो, अगर वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो इस सोर्स में आता है।
वेब पब्लिशिंग क्या है? ये एक नए टाइप का है सोर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, रीड विद मी, देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइन and dedicated for purpose of providing information about both job seekers and job opening. कमेंट सेक्शन में इनका नाम ज़रूर बताना। अपन अपने पास अपन जानते हैं ये वाली वेबसाइट्स को, ठीक है, जो सिर्फ यही काम कर रही हैं, जो सीवीज कलेक्ट करती हैं वेरियस एप्लीकेंट्स से और उन सीवीज को सही ऑर्गेनाइजेशंस के पास भेजती हैं, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन देती हैं। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट दो वेबसाइट्स का नाम ज़रूर लिखना। ओके, नेक्स्ट देखो, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अरे भैया, जिनके पास बहुत करोड़ों हैं खर्च करने के लिए रिक्रूटमेंट पे, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं टेलीविजन पे। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वेकेंट पोस्ट्स आर ओवर टेलीविजन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ये चाहिए हमको सिलेक्शन। अपना रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। अपन ने ये समझा कि रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन देखी, किस किस मेथड, किस किस सोर्स से हो सकता है, इंटरनल सोर्स देखा, एक्सटर्नल सोर्स देखा, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, दोनों के मेथड्स देखे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज सिलेक्शन। आपके पास आए थे क्या 1000 एप्लीकेशंस, उन 1000 एप्लीकेशंस, जॉब वैकेंसीज थी सिर्फ 100। उन 1000 एप्लीकेशंस को आपने क्या किया, फिल्टर किया आपने, स्क्रूटनाइज किया, उनको छाना, इनमें से हमें कौन से लोग हैं जो बेस्ट लग रहे हैं, जिनके पास अप्रोप्रिएट स्किल है, जिनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, जो भी हमें चाहिए जिस भी जॉब के लिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में। रीड विद मी, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट suitable candidates to fill up the vacant positions in the organization. जितने भी एप्लीकेंट्स आए उनमें से सबसे बेस्ट लोगों को चूज करना किसका काम होता है, सिलेक्शन का। क्लियर? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विदिन द choosing among the candidates from within the organization or from outside the most suitable person for the current position or for the future. यहाँ पे आप क्या चूज करते हो, फिल्टर करके बेस्ट कैंडिडेट्स, अभी के लिए या फ्यूचर के लिए, जब भी आपको पोजीशन खाली मिले, जब भी आपको वैकेंसी फिल करानी है। ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपने 1000 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 100 एक्सेप्ट करी, 900 रिजेक्ट कर दी। रिजेक्शंस आर मोर देन सिलेक्शंस, हेंस इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। आया समझ में? अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसका। सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अपन प्रिलिमिनरी कहाँ सुनते हैं सबसे ज़्यादा, यूपीएससी में सुनते हैं। सबसे पहला एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी, फिर होता है मेंस। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। क्या होता है यहाँ पे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कराती है, ठीक है। अब आपने अगर 100 वैकेंसीज निकाली है, उसमें से 100 वैकेंसी थी, एप्लीकेशंस कितनी आई आपके पास, 1000 एप्लीकेशंस आ गए। अब इन 1000 में से क्या हर एक बंदा गजब का क्वालिफाइड होगा, नहीं, कुछ ने ऐसा भी सोचा होगा, अरे चल डाल के देखते, हो सकता है लक अच्छा हो, सिलेक्शन हो जाए, अपना कंपनी देख ले। तो वो जो ऐसे होते हैं ना तुक्के वाले, कंप्लीटली अनक्वालिफाइड, कंप्लीटली अनफिट फॉर द जॉब, उनको निकालते हैं इस स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो एक मोटा मोटी स्क्रीनिंग होती है कि हाँ यार ये अच्छा, ये तो आपका जॉब प्रोफाइल था सॉफ्टवेयर डेवलपर का, अकाउंटेंट्स ने भी डाल दिया अपना सीवी, तो क्या आप उनको लोगे, नहीं। तो ऐसे जो कंप्लीटली अनफिट है आपके जॉब प्रोफाइल के लिए, वैकेंसी के लिए, उनको हटाया जाता है स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब जिनको आपने सिलेक्ट किया, आप सोचो ये 1000 एप्लीकेशंस थे, इनमें से आपने जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी तो बचे 600, ठीक है, 600 लोग बचे काम के। अब इन 600 लोगों का आप लोगे टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स। सीवी में तो कोई भी कुछ भी लिख दे, हम जाके थोड़ी जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया, आपने लिख दिया हमारे पास 15 सर्टिफिकेट हैं, कोर्सेस हमने कंप्लीट किए, आप जाके थोड़ी एजेंसी से बात करोगे जिसने सर्टिफिकेट दिया कि इनने किया है कि नहीं, ये कितने मार्क्स आए थे इनके। आपने लिख दिया सीवी में कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, उम्र हो रही है अभी मुश्किल से कितनी 20 साल, हमने कहा कि हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं। कितना सच है कितना गलत वो कहाँ पता चलता है, टेस्ट में। प्रैक्टिकल नॉलेज को आप किस तरह से टेस्ट करोगे,
तो अब अपने पास टेस्ट्स भी वैरायटी के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो किस टाइप का टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट, आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करेगा कि आप किस तरह से प्रेशर में काम करोगे, किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। आप एक स्किल सेट के साथ आ तो रहे हो, लेकिन आप में कितना पोटेंशियल है कि आप फ्यूचर में नई स्किल्स को लर्न कर सको, एप्टीट्यूड टेस्ट करता है वो टेस्ट, राइट। पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ गया, हमारी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, कितना इमोशनल लेवल हाई है आपका, किस तरह से आप प्रेशर को डील करते हो, किस तरह से आप एम्प्लॉय से डील करते हो, किस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स पोजेस करते हो। ट्रेट टेस्ट, इट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर एग्जिस्टिंग स्किल्स जो भी हैं आपके पास वो टेस्ट करना है तो उसे ट्रेट टेस्ट करता है, ठीक है। फ्यूचर का कौन करेगा टेस्ट, स्किल्स को, कि आप फ्यूचर में सीख पाओगे या नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट, इट अलाउज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, किस जगह पे क्या इंटरेस्ट है एक पर्सन का वो कौन बताएगा, इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट आता है, ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। पहला अपन ने क्या किया, छटाई करी बेहद ही इरेलेवेंट लोगों की। नेक्स्ट स्टेप पे अपन ने जो रेलेवेंट लोग बचे थे उनका अपन ने टेस्ट लिया। तीसरा स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये जो 600 लोग थे, ठीक है, इन 600 लोगों में से सपोज सिर्फ 400 लोग क्वालिफाई हुए, 400 भी बहुत हो गया, ठीक है। अपन लेते हैं सपोज सिर्फ 100 लोग क्वालिफाई हो पाए, 100 तो वैकेंसी थी ना, 200, ठीक है। अब इन 200 को क्या लिया अपन ने, इंटरव्यू लिया। कैसे, पूरा पैनल बैठा मैनेजर्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, और हर एक बंदे का इंटरव्यू लिया गया। इट इज एन इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन conducted to find out the suitability of the candidate for a specific post। आप मैनेजर्स के जो पैनल है उसके सामने बैठते हो एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। वो आपका क्या देख रहे हैं, आपको, आपकी स्किल सेट को देख रहे हैं, आपकी नॉलेज को देख रहे हैं, आपकी टेक्निकल नो हाउ को देख रहे हैं कि किस जॉब के लिए आप सूटेबल हैं। नेक्स्ट देखो, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। अगर देखो टेस्ट वगैरह में तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पता नहीं चलेगी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इंटरव्यूज में आप जान पाओगे कैंडिडेट को एज अ पर्सन कि ठीक है आपका एक्सपीरियंस कहाँ था, आपने किस में क्या काम किया, रेवेन्यू को कैसे जनरेट किया, किसी कंपनी से जुड़े अगर आप, to give the candidate an accurate picture of job with details of terms and conditions to clarify his doubts। ये वो स्टेप होता है जहां आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन करते हो अपने कैंडिडेट के साथ। आप उसे बताते हो ठीक है ये जॉब रहेगा, क्या आप इसके लिए सूटेबल हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ आपकी ये स्किल्स रहेंगी। उसको कुछ डाउट्स अगर एम्प्लॉयज़ ने बोला कि क्या सर मेरी सैलरी इतनी रहेगी, या मेरे को कहाँ पोजीशन किया जाएगा, मेरे ट्रांसफर क्या फ्रीक्वेंटली होगा, ये सारे डाउट्स कहाँ क्लियर किए जाते हैं, थर्ड स्टेज में, जो कि होता है क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। चलो ये 3 स्टेप्स होगा क्लियर अपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस चेक्स। नंबर 4, अपन कहाँ तक आ गए थे, 200 एम्प्लॉयज तक आ गए थे जिनका इंटरव्यू लिया था अपन ने। अब इन 200 एम्प्लॉयज का रेफरेंस चेक भी होगा, ठीक है। इधर क्या करेंगे हम, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रेफरेंस गिवन बाय द एप्लीकेंट। जो भी रेफरेंसेस दिए इस एप्लीकेशन में, हमेशा एक एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कराया जाता है उसमें 2 या 3 रेफरेंसेस भी पूछते हैं कि आपके एक्स मैनेजर की बताओ, या आपका कोई एम्प्लॉयर था दूसरा, कॉलीग का नंबर दो। तो उस कॉलीग से उस मैनेजर, पुराने मैनेजर से बात करेगी कंपनी कि इन्होंने क्यों छोड़ा या आपने इनको निकाला तो क्यों निकाला, क्रॉस चेक करेगी, रेफरेंसेस को चेक करेगी, ठीक है। दे कंडक्ट अ सर्च इनटू कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन पॉलिसीज एट्सेट्रा। पूरी हिस्ट्री जानते हैं वो एम्प्लॉय की, क्योंकि अगर आप उनको अपने नाम से जोड़ रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वो बंदा कुछ भी अगर इलीगल काम करे, कल को क्राइम करे, कमिट करे, तो आपकी कंपनी का भी नाम खराब होगा, राइट। तो इसी कारण रेफरेंस चेक्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन डिसीजन। अब 200 में से इंटरव्यू में सिलेक्ट किए 120 लोग, ठीक है, कंपनी ने, और 120 में से 100 लोगों को सिलेक्ट किया। 20 जो उन्हें लगा कि 20 जो थोड़े हैं वो है सस्पिशियस, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये 100 सिलेक्ट करते हैं हम, इन 100 को आप क्या देंगे हम, सिलेक्शन का डिसीजन। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज आर जनरली कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मैनेजर्स ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यूज और टेस्ट पास करके इतने बचे थे, रेफरेंस चेक के बाद इतने बचे, इनको दिया जाएगा सिलेक्शन का डिसीजन। मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है नेक्स्ट स्टेप, छठा स्टेप, ठीक है। आप
फिजिकली फिट होके नहीं, क्या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या आपको कुछ ऐसी इलनेस है जिसमें आप काम नहीं कर सकते, बीपी हाई होता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है आपका बीपी, आपको प्रेशर वाला काम नहीं देना है, ठीक है। अ मेडिकल एक्सपर्ट और अ सर्टिफिकेट or a certified clinic is appointed by the organization to certify whether the candidate is physically fit to the requirements of a specific job. आपको अस्थमा है, अगर एक एम्प्लॉय है उसे अस्थमा है, उसको अपन दे रहे हैं कुछ ऐसा काम जहाँ पे बहुत गैसेस उड़ रही हैं, बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए, तो क्या आप उस एम्प्लॉय को वहाँ वो काम दोगे? नहीं दोगे। कल को कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, इफ द एम्प्लॉय पासेस अवे, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट दिया, इतना हजार्डियस जॉब प्रोफाइल दिया कि वो सही ही नहीं पाया, ऑलरेडी वो इल था। नेक्स्ट देखो, a proper physical examination will ensure high standards of health and physical fitness of the employees, thereby reducing absenteeism. अच्छा, क्यों ज़रूरी है कि आप एक एम्प्लॉय की हेल्थ का पूरा चेकअप करो? इससे आपको ये पता चलेगा वो कितने फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ेगा, कितनी फ्रीक्वेंटली छुट्टी लेगा, एब्सेंटीज़म कितना बढ़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको अगर एलिमिनेट करना है तो ऐसे लोगों को चूज करो जो फिट हैं, ठीक है, जो छुट्टी नहीं लेंगे, जो कम बीमार पड़ते हुए, जिनको बीमारियां ना हो। देखो 7th स्टेप क्या है? 7th स्टेप इज जॉब ऑफर। यहाँ पे दिया जाता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आफ्टर सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ही शी इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। उनको क्या दिया जाता है? एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि कंपनी वुड लाइक टू ऑफर यू दिस जॉब एट दिस कंडीशंस, ये आपका पे स्केल रहेगा, ये आप ज्वाइनिंग डेट रहेगी, इफ यू want to join us, यहाँ साइन करो, ये करो, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उनको, ठीक है, कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं फाइनली। लास्ट स्टेप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। कैंडिडेट क्या कहता है? अपनी रजामंदी देता है कि हाँ हम तैयार हैं जॉब करने को। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज हैव टू साइन एन अग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में एक डील हो रही बेसिकली। आप हमें अपनी सर्विसेज दोगे, हम आपको उसके बदले पैसे देंगे, राइट? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है ऑफ सर्विसेज। तो हमेशा ट्रेड कुछ कंडीशंस पे हुआ जाता है, ठीक है, किया जाता है। एम्प्लॉयर जो है कंडीशंस ले करेगा कि ये कंडीशंस रहेगी, आपकी ये ड्यूटीज़ रहेंगी। एम्प्लॉय जो रहेगा वो बोलेगा कि मेरी ये सैलरी है, ये जो भी आपने बताया है मैं इस पर राज़ी हुआ हूँ, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। और एक म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड पे आके वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दोनों, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्या लिखा है यहाँ पे? दैट कंटेन्स कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ पे स्केल, लीव रूल्स, कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कितनी सिक लीव्स होंगी, ठीक है, आवर्स ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब आपको निकाला जाएगा कंपनी से, याडा याडा याडा, ये सब मेंशन रहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और इसी के साथ आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है खत्म। क्लियर? इतना समझ में आया? लास्ट फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत नन्ना सा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्या? लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज ट्रेनिंग। रीड विद मी। ट्रेनिंग इज एन एक्ट of increasing the knowledge and technical skills of an employee for doing a particular job efficiently. आपने एक बंदे को अपॉइंट किया, स्टिकमैन बहुत यूज आ रहे हैं आज, है ना। एक बंदा अपॉइंट किया आपने, ये था एक नूब, क्या करने में? नूब हलवाई था ये, कि इसने ना अभी नया नया सीखा था लड्डू वगैरह कैसे बनाते, पेड़े कैसे बनाते, मावा कैसे बनाते, ठीक है, रसगुल्ले कैसे बनाते। अभी ज़्यादा कुछ उसे पता नहीं था, उसने बना के देखा नहीं, सब बस पता था, ठीक है। आपने कहा कि तुमको हम अपॉइंट कर रहे हैं हमारी स्वीट्स की दुकान में, तुम एज अ हलवाई ज्वाइन करो हमको, इंटर्न हलवाई, ठीक है। तो अब ये अपने उस्ताद के अंडर काम करेगा। उस्ताद से क्या सीखेगा कि किस तरह से एक्चुअली बनाते हैं मिठाइयाँ, किस तरह से रबड़ी बनानी, किस तरह से इमरती को तलना है उसमें तेल की कढ़ाई में, किस तरह से हांडी को देखना, मांजना है, धोना, कितने काम है। तो ये क्या ले रहा है अपने उस्ताद से? ट्रेनिंग ले रहा है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इंक्रीज कर रहा है, जो इसकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट है उसको इम्प्रूव कर रहा है, उसको एनहांस कर रहा है, वाइडन कर रहा है उसको, ठीक है, रेंज को अपनी स्किल्स की। Both existing employees and new employees get acquainted with their jobs and this increases the job related skills.
दोनों, जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। समय के साथ चेंज क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि मशीनरी नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, उनको सीखने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या मशीनरी, क्या सॉफ्टवेयर है, उनको अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट तो इसका काम क्या है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ट्रेनिंग का। डेवलपमेंट क्या है? किस चिड़िया का नाम है डेवलपमेंट? सो डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो होलिस्टिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो तो एक स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड होती है यहाँ पे ट्रेनिंग। ये क्या होता है? एक पूरे इंसान को एज एन इंसान डेवलप किया जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज विच इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं कि आप अपना काम अटमोस्ट एफिशिएंसी के साथ कर सको। यहाँ पे आपको एज एन इंसान इंप्रूव करे कि हाँ काम तो आप करो ही करो लेकिन एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप इंप्रूव हो, आपके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कि फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या किसी सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा तो किस तरह से आप उसको टैकल करोगे। अभी तो नीड नहीं है इसकी, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, तो डेवलपमेंट में आता है वो सब, ठीक है। एज अ होलिस्टिक पर्सन डेवलप होते हो आप, लेकिन एज एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर एट जॉब आप ट्रेन होते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ट्रेन या डेवलप करवाया अपने एम्प्लॉयज? सबसे पहले रिड्यूस लर्निंग टाइम। आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी अपने बंदों को, आपने उनको प्रॉपरली डेवलप किया तो क्या होगा? लर्निंग टाइम रिड्यूस होगा। लर्निंग टाइम मतलब आप सीखे सिखाई बच्चों को ले रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गई, उनका टेस्ट हो चुका है, उनको ट्रेन किया गया एक्सपीरियंस के साथ, मशीनरी यूज़ कर करके टेस्ट लिए उनके बहुत सारे। तो क्या होगा? जब वो एक्चुअली काम करेंगे तो काम वो अटमोस्ट एफिशिएंसी से करेंगे, उनको बाद फिर से सिखाना नहीं पड़ेगा कि भैया ये जो मशीन तो सीख के आया है इसको ऐसे चलाते हैं, वो सीखा सिखाया है ट्रेनिंग प्रोग्राम से, राइट। नेक्स्ट देखो बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस होगी, क्यों? क्योंकि अच्छा चलो लेट्स सी, एक कंप्यूटर आया है, ठीक है, दिस इज अ कंप्यूटर, ये है विंडोज, आया नहीं, ये पहले से था। अब कंपनी ने कहा कि हम यूज़ करेंगे मैक, iMac यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो iMac और विंडोज़ में का डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है, फास्ट डिफरेंस है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ इस टेक्नोलॉजी से यूज टू थे, इस टेक्नोलॉजी से अक्वेंटेड थे, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो इस टेक्नोलॉजी से भी अक्वेंटेड हो? क्या उन्हें ये भी आता हो? बिल्कुल नहीं। तो अपन ने क्या किया? अपन ने कहा कि इनको ट्रेनिंग दिलवाओ, तो अपन ने बुलाए ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स बुलाए अपन ने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन्हें बोला कि हमारे एम्प्लॉयज़ को iMac में ट्रेनिंग दो, ठीक है। उन्होंने ट्रेनिंग दी, 1 महीना चली ट्रेनिंग। अब 1 महीने के बाद जब एम्प्लॉय आया एक्चुअल काम करने, तो क्या वो मिस्टेक्स करेगा? नहीं करेगा। क्या वो एरर्स करेगा? नहीं करेगा। क्या वो अटकेगा काम करते करते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीख के आया सब, तो उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी बेटर, एफिशिएंटली काम करेगा वो। एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब आप डेवलपमेंट करा रहे हो एक एम्प्लॉय का, तो हर एक सिचुएशन की तरफ उसका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। अब वो एज एन एम्प्लॉय नहीं देखता है उसको, एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर किसी भी सिचुएशन को देखेगा वो, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी होती तो मैं क्या करता। तभी तो आप उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रहे हो, ठीक है, ताकि वो इस पर्सपेक्टिव से सीखे, इस पर्सपेक्टिव से देखे चीज़ों को, सिर्फ एम्प्लॉय ना कहलाए, ठीक है। तो एक एटीट्यूड डेवलप करता है वो हर एक सिचुएशन, हर एक पर्सन, हर एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्सपेक्टिव। हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, ट्रेनिंग दी आपने प्रॉपरली तो क्या होगा? एरर आए, किसी की मशीन बंद पड़ गई, वो बंदा ट्रेंड है तो खुद ही एरर फिक्स कर लेगा, ठीक है। ऑपरेशंस इज व्हाट? फंक्शन जब आप करते हो ना, जब ऑपरेट करते हो किसी चीज़ को, तो उसे ऑपरेशन कहते हैं। अब उसमें अगर एरर आ रहा है और आप सीखे सिखाए हो तो ऑब्वियसली आप एरर को रेक्टिफाई कर लोगे। मैनेजिंग मैन पावर नीड, ऑब्वियसली हो जाता है यहाँ पे। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस, आप ट्रेनिंग लेके आए हो, आपको पता है नई टेक्नोलॉजी कैसी है, तो अगर उस टेक्नोलॉजी में अगर चेंज ला दें हम, तो आप इजीली अडेप्ट कर पाओगे, राइट। iMac का अपग्रेडेड वर्जन अगर हम आपको बोले कि चलाओ, तो आप चला लोगे, बजाय इसके कि आप विंडोज से iMac का अपग्रेडेड वर्जन चला लो। अरे iMac तो सीखा नहीं, अपग्रेडेड क्या चलाएंगे, राइट।
चलो ये होगा इसके एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज को क्या फायदे हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके? क्यों करें एम्प्लॉय अपने आप को ट्रेन या डेवलप? बेटर कैरियर ऑप्शंस, आप अपने आप को होलिस्टिकली डेवलप कर रहे हो, हर पर्सपेक्टिव हर एस्पेक्ट से डेवलप कर रहे हो। आप एज एन एम्प्लॉय डेवलप हो रहे हो, मैनेजर डेवलप हो रहे हो, लीडर डेवलप हो रहे हो, समवन हु नोज हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने लिए करियर ऑप्शंस खोल रहे हो, आप अपने आप को वर्सेटाइल बना रहे हो, हर एक काम में ऑलराउंडर बना रहे हो, राइट। अर्निंग मोर, ऑब्वियसली अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अच्छा देखो, सर्टिफिकेशंस क्यों लेते हैं? सर्टिफिकेशंस आर व्हाट? अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग ले रहे हो, सर्टिफाइड कोर्सेज यूडेमी वगैरह से अपन करते हैं ना, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर अपन लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखते हैं कि यहाँ से हम सर्टिफाइड है। वो अपन ने ट्रेनिंग ली, तो उस ट्रेनिंग का फायदा क्या है? क्यों ले रहे हैं अपन? ताकि जो कंपनीज हैं वो हमको एज अ बेटर क्वालिफाइड पर्सन देखें और ऐसे देखें कि हाँ हम में वो स्किल सेट है, एनहांस्ड स्किल सेट है जो आपकी कंपनी को चाहिए, तो आप हमें ज़्यादा पैसे देंगे, राइट, बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। नेक्स्ट, बूस्टिंग अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली अगर आप उन पे खर्चा करके उन्हें कहीं भेज रहे हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हें एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील होगी कि हाँ हम इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंपनी हम पे खर्चा करने को तैयार है, हमें डेवलप करा रही है, ट्रेन करा रही है फ्रॉम द एंटायर पूल ऑफ पीपल दैट आई वर्क विथ, राइट। तो उनको क्या लगेगा? उनका मोरल बूस्ट होगा। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली अगर आप ट्रेंड हो, आपको पता है एक मशीनरी जिसमें ना गियर्स हैं बहुत बड़े बड़े, आपको पता है वो गियर्स के पास नहीं जाना, नहीं तो हमारा अपना हाथ एकदम खिचड़ी बन जाएगी, चटनी बन जाएगी उस हाथ की। तो क्या करोगे आप? एक्सीडेंट्स लेस कर लोगे, राइट। आपको पता है उसको गियर्स को किस तरह से क्लीन करना है, दूर से टूल्स पता है क्या क्या यूज़ करने हैं गियर क्लीन करने के लिए, तो यू आर लेसनिंग द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है? चलो जल्दी से देख लेते हैं। मीनिंग, ट्रेनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ वर्क, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोसेस जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्किल्स को ही अपग्रेड कर रहे हो। डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल ग्रोथ करना है। अगर एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग स्किल, फ्यूचर स्किल, फलानी स्किल, ढिमकानी स्किल डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज, नॉलेज बढ़ाना। ये क्या है? स्किल सेट है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, आज का स्किल सेट, बीता हुआ स्किल सेट, कल का स्किल सेट, डेवलपमेंट। नॉलेज पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप एजुकेट कर रहे हो अपने आप को। नेक्स्ट देखो, एम क्या होता है ट्रेनिंग का? एम इज टू एनेबल एम्प्लॉयज टू डू द जॉब बेटर। जॉब एफिशिएंसी, जॉब परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी लाना है इस ट्रेनिंग का एम। इसका एम क्या है? ओवरऑल ग्रोथ करना एम्प्लॉय की, राइट। इसका एम क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाना, लोग समझें चीज़ों को, उनके बारे में पढ़ें, एजुकेशन है, राइट। ओरिएंटेशन, जॉब ओरिएंटेड है, इनका कंसर्न किससे? जॉब से, बस जॉब पे बंदा अच्छा परफॉर्म कर ले उतना चाहिए ट्रेनिंग में, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या है? करियर, पूरा करियर। अगर आप पूरे करियर को देखो तो अगर करियर ओरिएंटेड की बात करें तो डेवलपमेंट में आता है वो। नेक्स्ट, नॉलेज ओरिएंटेड है, ये सिर्फ नॉलेज, ज्ञान से कंसर्न है। नेक्स्ट, स्कोप, इसका स्कोप क्या है? नैरो स्कोप है, क्योंकि ये सिर्फ जॉब तक लिमिटेड है, इसका वाइड स्कोप है। और इसका इट हैज़ ब्रॉडर स्कोप देन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट से कम है इसका स्कोप, लेकिन ट्रेनिंग से ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, बेनिफिशियल क्यों है ट्रेनिंग? इट इज़ बेनिफिशियल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कराएं तो ट्रेनिंग करानी है। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स जो भी फ्यूचर में, क्योंकि आप एज अ पर्सन डेवलप हो रहे हो, एज एन एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर डेवलप हो रहे हो, फ्यूचर के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं आपके यहाँ पे। एजुकेशन का क्या है ऑब्जेक्टिव? द बेनिफिट्स फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये दोनों से रिलेटेड है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो भैया, बहुत शानदार, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, लवली, ठीक है। ट्रेनिंग के मेथड्स देख लेते जल्दी से। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये है लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म है, सोना मत जल्दी, ठीक है। ऑफ द जॉब मेथड, ऑन द जॉब, नाम से ही समझ में आ रहा है, जॉब पर जो मेथड्स यूज करके हम ट्रेनिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब, जॉब से हटकर जो ट्रेनिंग मेथड्स यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफ द जॉब, ठीक है। मतलब देख लो यहाँ पे, इट refers to the methods that are applied at the workplace where the employee is actually working.
काम सीखते सीखते, एक प्लम्बर है, प्लम्बर का एक अप्रेंटिस आ गया, ठीक है, अप्रेंटिस या इंटर्न आ गया उसका, वो क्या कर रहा है, उस्ताद से सीख रहा है ना प्लम्बिंग का काम, तो प्लम्बिंग कर रहा है उस्ताद, उससे भी करवा रहा है कि ऐसे कर, ट्रेनिंग ऑन द जॉब दे रहे हैं प्लम्बिंग करते करते। अब एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आया है जिसके लिए आपको भेजा गया है, अगेन कैलिफोर्निया भेज दिया है कि वहां जाके सीख के आओ ऑफ द जॉब, ठीक है। आप एक्चुअल साइट पे काम नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल चीज पे काम नहीं कर रहे हो, आपको अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं डमी चीजों पे, या पढ़ाई करवा रहे हैं आपको किस तरह से यूज करना, फिर आप आके काम करोगे ऑफ द जॉब। आया समझ में? चलो भैया, यहाँ पे ब्रेक दिया जाता है कि भैया आप अब अपने जॉब से एक ब्रेक लो, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अब ऑन द जॉब के मेथड्स देखो, जॉब करते करते ट्रेनिंग लेना। सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस, एक मूवी आई थी बहुत पुरानी निकोलस केज की, सॉर्सरर्स अप्रेंटिस। तो क्या था वो, सॉर्सरर था, ठीक है, जादूगर था, उसका एक शागिर्द आया था, अप्रेंटिस, ठीक है, आया समझ में? दैट इज व्हाट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज, ओके। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, टंग ट्विस्टर, puts the trainee under guidance of a master worker. The trainee receives stipend while learning so that she can enjoy earn when you learn scheme. यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना उनको apprentices को okay, excuse my pronunciation guys, पे भी किया जाता है, ठीक है, कि आप सीखते सीखते मजे भी ले पाओ, आपको अच्छा भी लगे काम करना, इसके लिए हम आपको पैसे भी दे रहे हैं कई बार। तो मास्टर वर्कर जो है वो छोटे मोटे काम जो है वो सिखाते सिखाते अपने जूनियर से करा लेता है, सबऑर्डिनेट से करा लेता है, अप्रेंटिस से करा लेता है, राइट। नेक्स्ट देखो कोचिंग, कोचिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। अपन कोचिंग जाते हैं ना, ट्यूशंस, कोचिंग क्लास, तो वो क्या है, जो अपने सुपीरियर है एज अ कोच हमें गाइड कर रहा है, जो भी उसकी नॉलेज है वो हम पे दे रहा है, ठीक है, हम पे डाल रहा है, धावा बोल रहा है उस नॉलेज का, ठीक है। द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। सीनियर मैनेजर के अंडर आप कोचिंग लेते हो, ठीक है, वो आपको कोच करते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मैनेजर, ठीक है, और फिर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आप इंटर्न की तरह जा रहे हो। द एजुकेशनल institutes enters into a contract with the business firm or corporates for providing practical knowledge to its students by sending them to the business organizations for gaining practical knowledge। यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप्स आपको पैसे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टाई अप कर लेते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे बोलते हैं कि आप रन करो इंटर्नशिप्स, ठीक है, इंटर्नशिप्स निकालो, हम अपने यहाँ से बच्चे भेजेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप एज एन इंटर्न ट्रीट करो, उन्हें ट्रेन करो अपनी स्ट्रीम्स में, ठीक है। छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं ना समर वेकेशन में इंटर्नशिप कर लेना, ठीक है, तो वो यही काम है, आप कॉर्पोरेट्स के साथ जाके एक्चुअल वर्ल्ड में देखोगे क्या काम हो रहा है, राइट। जॉब रोटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ट्रेनी को अगर आपको होलिस्टिकली ट्रेन करना है तो क्या करोगे आप, एक जॉब से उसको उठा के दूसरे जॉब पे रख दिया, एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट पे रख दिया, तो क्या करेगा, चेंज महसूस करेगा, वो ये देखेगा कि हर जगह किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट होता है हर जगह। Next, job rotation allows trainings to interact with other employees, facilitating future operation among departments. Future में अगर उस employee को हमें इंटर डिपार्टमेंट यूज़ करना हुआ या हो सकता है मैनेजर बनाना हुआ दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उसे अकल आएगी, उसे समझ में आएगा कि किस तरह से हर डिपार्टमेंट फंक्शन करता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयज से। नेक्स्ट देखो, ऑफ द जॉब मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के। क्लासरूम लेक्चर कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे नाम से समझ में आया, अपन को रीड करें। द लेक्चर और कॉन्फ्रेंस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स प्रोसीजर्स और मेथड्स। यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली ना जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस या लेक्चर्स होते हैं, जहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रिटन वर्क होता है, याद करने की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे समझना कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है, यहाँ पे इम्पार्ट टेक्स्ट बुक वो नॉलेज होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो
फिल्म्स, अच्छा फिल्म्स भी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दे कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिटली डिमॉन्स्ट्रेट स्किल्स दैट आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड बाय अदर टेक्निक्स। फिल्म्स दिखाई जाती है, मूवीज, ठीक है, एनिमेशंस दिखाए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो समझ सके कि हाँ मशीनरी अगर हमको बोला जा रहा है, टेक्स्ट बुक से तो रीड करके हम नहीं समझ सकते कैसे व्हील कहाँ घूमेगा, कहाँ क्या पार्ट जाएगा, डीजल कहाँ से निकल के कहाँ जाता है, कहाँ कंबशन होता है। अगर आपको मशीनरी समझनी है तो आप उसका क्या देखोगे, एनिमेशन, तो फिल्म्स के थ्रू भी होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, डमी पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेन कराया जाता है डमी को यूज करके, ना कि एक्चुअल मशीन। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन इक्विपमेंट they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. Suppose आपको बोला कि आपको एक, चलो हलवाई का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो आपको कढ़ाई में तलने हैं आपने क्या, गुलाब जामुन। आप आज बने हो हलवाई, क्या आपको सीधे दे देंगे इतना बड़ा हांडा, नहीं, आपको क्या कहेंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग कराएंगे, तो छोटा सा एक डमी लेंगे, उसके हांडी का एक छोटी कढ़ाई लेंगे, उसमें तुम्हें बोलेंगे कि काम करो, इसमें सीखो किस तरह से हाथ घुमाना है, किस तरह से तुम्हें चलाना है, कितनी देर पकाना है। तो डमी यूज करके जहां आप ट्रेनिंग देते हो उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल्स या ट्रेनिंग स्कूल्स भी कहते हैं इन्हें। और इसी के साथ अपना चैप्टर होता है रैप, राइट। तो अपन ने आज क्या क्या किया, अपन ने ये पढ़ा कि स्टाफिंग फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ा, 5 स्टेप्स का प्रोसेस था, इसके एलिमेंट्स पढ़े, 3 एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हर एक के बारे में पढ़ा अपन ने डेप्थ में, हर एक के सब एलिमेंट्स एंड सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब अगर ये आया है वीडियो पसंद, make sure you hit that like button in the face, subscribe to our channel and do visit Step Up Academy, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट बिल्कुल फ्री, ठीक है। Now I'll catch you guys in the next video। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। Till then, take care, bye bye।